आप देख रहे हैं स्मार्ट जीएस एकेडमी और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों को एक साथ देखना मतलब माथे पर पसीना ला देता है। बिल्कुल ला देता है। ये एक ऐसा विशाल और जटिल कानूनी दस्तावेज है जिसे समझना एक बात है, लेकिन इसके हर एक अनुच्छेद को सही क्रम में याद रखना एकदम अलग चुनौती है। हाँ, अक्सर होता यह है कि मूल बातें तो समझ आ जाती हैं, लेकिन जब परीक्षा के दबाव में पूछा जाता है कि नागरिकता का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। तो आज हमारा मिशन है रटने की उस उबाऊ विद्या को पीछे छोड़ना। हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती हिस्से न पड़ जाता है। और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। तो आज हमारा मिशन है रटने की उस उबाऊ विद्या को पीछे छोड़ना। हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती हिस्से यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 20 तक को ध्वनियों और मानसिक चित्रों के जरिए समझेंगे। जी, और ये दृष्टिकोण पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित है। हमारा दिमाग किसी भी सूखी कानूनी भाषा को रटने के लिए नहीं बना है। ये कहानियों और दृश्य चित्रों को बहुत बेहतर ढंग से प्रोसेस करता है, जिसे हम विजुअल्स कहते हैं। बिल्कुल। जब हम किसी अमूर्त संख्या जैसे अनुच्छेद 5 को किसी ऐसी चीज से जोड़ देते हैं जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, तो दिमाग में एक बहुत मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाता है। इसे निमोनिक्स कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र की नींव और राज्यों के निर्माण से जुड़े पहले खंड की। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है। अब अनुच्छेद 1 को हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए? इसे एक बहुत ही साधारण से अनुभव से समझते हैं। जब कोई भी नई शुरुआत होती है, मान लीजिए कोई छात्र एक नई नोटबुक लेकर आता है, तो वो पहले पन्ने पर सबसे पहले क्या लिखता है? अपना नाम लिखता है, अपनी पहचान। बस यही फंडा यहाँ लागू होता है। संविधान इस देश की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इसके पहले अनुच्छेद में सबसे पहले इस देश का नाम और उसकी मूल पहचान लिखी गई है, यानी भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। अरे वाह! पहले पन्ने पर पहला नाम और पहले अनुच्छेद में देश का नाम। ये बहुत ही तार्किक शुरुआत है। हाँ, दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ एक उलझन अक्सर पैदा होती है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों ही राज्यों के निर्माण या बदलाव से जुड़े हैं। इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को कैसे याद रखें? यहीं पर ध्वनियों का खेल यानी फोनेटिक्स काम आता है। अनुच्छेद 2 की संख्या पर ध्यान दीजिए। हिंदी में 2 का उच्चारण देने या मांगने वाले शब्द 2 के बिल्कुल समान है। मतलब मुझे कुछ दो, गिव। बिल्कुल। अब कल्पना करें कि कोई बाहरी या नया राज्य भारत संघ में शामिल होना चाहता है। वो पुराने राज्यों से या केंद्र से क्या कहेगा? वो कहेगा, मुझे अपने नक्शे में थोड़ी सी जगह दो। तो जब भी 2 शब्द आए तो दिमाग में आना चाहिए कि कोई बाहर से जगह मांग रहा है। एकदम सही। अनुच्छेद 2 का सीधा संबंध नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से है। तो अनुच्छेद 2 का मतलब हुआ बाहर से किसी का अंदर आना। अब जब उसे जगह मिल गई तो देश के अंदरूनी नक्शे में हलचल होगी। क्या अनुच्छेद 3 इसी हलचल के बारे में है? हाँ, जब नए राज्य को जमीन मिल गई तो पुराने राज्यों के स्वरूप में बदलाव तो आएगा ही। अनुच्छेद 3 को याद रखने के लिए संख्या 3 का ही इस्तेमाल होता है। वो कैसे? जब अंदरूनी बदलाव होता है तो मुख्य रूप से 3 काम किए जाते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन। अच्छा, 3 काम? क्षेत्र, सीमा या नाम में बदलाव, ये है अनुच्छेद 3। जी, पुराने राज्यों के लिए किए जाने वाले 3 प्रमुख बदलाव। ये तो बहुत ही व्यवस्थित क्रम हो गया। पहले नाम तय हुआ अनुच्छेद 1 में, फिर नए राज्यों ने जगह मांगी अनुच्छेद 2 में, और फिर अंदरूनी नक्शे में 3 बदलाव हुए अनुच्छेद 3 में। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 4, जो इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी तौर पर समेटता है। इसमें क्या ट्रिक है? 4 से याद रखा जा सकता है कि इसमें 4 मुख्य बातें या कानूनी औपचारिकताएं शामिल हैं। पहली अनुसूची 1 में संशोधन, दूसरी अनुसूची 4 में संशोधन और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को लागू करना। मतलब ये सिर्फ रटने वाली संख्याओं की सूची नहीं है, ये एक राष्ट्र के जन्म की क्रमिक कहानी है। बिल्कुल। अब जब जमीन और सीमाएं तय हो गई हैं तो अगला कदम है ये जानना कि इस जमीन पर रहेगा कौन, यानी नागरिकता। हमारा दूसरा खंड इसी पर है,
जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इस खंड की ट्रिक्स थोड़ी अजीब है, लेकिन बहुत आकर्षक है। अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं। इसे नागपंचमी से जोड़ा गया है, राइट? जी, और मनोविज्ञान में इसे वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट कहा जाता है। जो चीज जितनी अजीब होती है, दिमाग उसे उतनी ही जल्दी याद कर लेता है। तो अनुच्छेद 5 को हम पंच कह सकते हैं। और पंच सुनते ही भारतीय परिवेश में नागपंचमी तुरंत दिमाग में आती है। यहाँ पंच का मतलब है अनुच्छेद 5 और नाग से हम नागरिकता शब्द को जोड़ लेते हैं। मतलब नागपंचमी एक शॉर्टकट बन गया जो याद दिलाता है कि अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में है। सही कहा। और इसी कड़ी में अनुच्छेद 6 के लिए संख्या 6 का इस्तेमाल किया गया है। इसका उच्चारण हिंदी के शब्द छोड़ से मिलता जुलता है। 6 और छोड़, तो जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए उनके नागरिकता के अधिकार इस अनुच्छेद में हैं। बिल्कुल। अब जब हम छोड़ने या विभाजन की बात करते हैं तो एक बहुत गहरा ऐतिहासिक दर्द भी सामने आता है। अनुच्छेद 7 और 8 इस भावनात्मक पहलू को छूते हैं। अनुच्छेद 7 को 7 शब्द से जोड़ा गया है ना? हाँ, उस दर्दनाक समय में कुछ लोग ऐसे थे जो पहले हमारे साथ खड़े थे, लेकिन फिर वे पाकिस्तान चले गए। उनके लिए नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। और जो लोग विदेशों में जा बसे लेकिन भारत से जुड़े रहे, उनके लिए अनुच्छेद 8 को हाथ से जोड़ा गया है। 8 और हाथ। एकदम सही। भले ही वे भौतिक रूप से हमारे साथ न हो, लेकिन उनका हाथ आज भी हमारे हाथों में है। वे प्रवासी भारतीय हैं। साथ और हाथ का ये अंतर सच में मदद करता है। अब अगर कोई प्रवासी भारतीय विदेश में ही बसने का फैसला कर ले और वहीं की नागरिकता ले ले तो? इसका जवाब अनुच्छेद 9 में बहुत स्पष्ट है। 9 अंग्रेजी के शब्द नो की तरह साउंड करता है। नो मतलब ना। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता नो हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। ये दोहरी नागरिकता के खिलाफ एक स्पष्ट नो है। अब अनुच्छेद 10 पर आते हैं। इसे 10 को दास शब्द से जोड़ा गया है। ये एक बहुत दार्शनिक विचार है। दास या गुलाम वो होता था जिसका अपना कोई अधिकार नहीं होता था। लोकतंत्र में नागरिकता का मूल अर्थ ही यह है कि आप दास नहीं हैं। तो अनुच्छेद 10 ये गारंटी देता है कि जब तक कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता, उसके नागरिक होने के अधिकार बने रहेंगे। जी, कोई भी सत्ता मनमाने ढंग से किसी को दास नहीं बना सकती। और इस अध्याय का समापन होता है अनुच्छेद 11 के साथ। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, 11 की संख्या शक्ति का प्रतीक है। जैसे 1 और 1 11 होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा का 1 और राज्यसभा का 1 मिलते हैं तो उनकी शक्ति मुहावरे वाले 11 के समान हो जाती है। मतलब नागरिकता पर कानून बनाने की असीमित शक्ति इसी 1 और 1 11 वाली संस्था यानी संसद के पास है। जी, अनुच्छेद 11 यही स्पष्ट करता है। नागरिकता का ये पूरा ढांचा अब सिर्फ कानूनी भाषा नहीं रहा। 7, हाथ, 9 और 11 जैसे शब्दों की एक श्रृंखला बन गया है। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, जो मूल अधिकारों का है। लेकिन ये भाग सीधे अधिकारों से शुरू नहीं होता। हाँ, पहले अनुच्छेद 12 और 13 आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकार देने से पहले ये परिभाषित करना जरूरी है कि उन अधिकारों की रक्षा किससे करनी है। अधिकारों का हनन अक्सर व्यवस्था करती है, इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और इसे याद रखने की ट्रिक है 12 को बड़ा शब्द से जोड़ना। बिल्कुल। हमारा देश भारत राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा है। स्रोत के उस समय के आंकड़ों के अनुसार 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतें, संस्थाएं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा तंत्र बनाते हैं। यही राज्य है। लेकिन अगर ये राज्य इतना बड़ा है तो ये तो एक आम नागरिक के अधिकार को कुचल सकता है। इसी खतरे को संविधान निर्माता समझते थे। इसीलिए अनुच्छेद 12 के उस बड़े राज्य के ठीक बाद अनुच्छेद 13 को एक ढाल के रूप में रखा गया। इसे 13 और तराशने से याद रखा जा सकता है। तराशना मतलब किसी चीज को छील कर कम करना? जी, जैसे मूर्तिकार पत्थर तराशता है। राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागरिक के मूल अधिकारों को तराश कर छोटा नहीं कर सकता। मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों का अल्पीकरण करे। एकदम सही। और अगर बनाता भी है तो वो उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वो अधिकारों को तराशता है। ये शक्ति के संतुलन का बेहतरीन डिजाइन है। 12 में बड़ा राज्य और 13 में उसे तराशने से रोक दिया। इसके बाद असल अधिकार शुरू होते हैं। जी, हमारा चौथा खंड समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों पर है।
जो अनुच्छेद 14 से 20 तक है। समानता की शुरुआत अनुच्छेद 14 से होती है, जिसे चारों शब्द से जोड़ा गया है। हाँ, हम कहते हैं ना कि चारों दिशाओं में समानता होनी चाहिए, समाज के चारों प्रमुख वर्ग एक समान है, कानून की नजर में चारों तरफ बैठे सभी लोग बराबर हैं। विधि के समक्ष समानता, लेकिन धरातल पर हमारे समाज का सच कुछ और ही रहा है। मुझे लगता है अनुच्छेद 15 की ट्रिक उस कड़वे सच को संबोधित करती है। 15 को पानी से जोड़ा गया है। ये बहुत ही संवेदनशील जुड़ाव है। ऐतिहासिक रूप से हमारे समाज में धर्म जाति के आधार पर सबसे क्रूर भेदभाव पानी को लेकर ही होता था। एक विशेष वर्ग को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। ये ट्रिक अनुच्छेद 15 को याद रखने के साथ साथ ये भी बताती है कि ये क्यों लाया गया था। बिल्कुल, राज्य को निर्देश है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर। भेदभाव खत्म होगा तभी सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसे अनुच्छेद 16 से जोड़ा गया है। 16 यानी छोड़ा। जब सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता मिलेगी तो कोई भी उस अवसर को क्यों छोड़ेगा? छोड़ा शब्द अनुच्छेद 16 और अवसर की समानता के बीच का पुल है। लेकिन ये अवसर अधूरा है जब तक समाज से छुआछूत का कलंक नहीं मिटता। अनुच्छेद 17 को शत्रु शब्द से जोड़ा गया है। छुआछूत किसी भी सभ्य समाज के लिए एक शत्रु के समान है। अनुच्छेद 17 इसी शत्रु का नाश करता है और अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है। 17 और शत्रु और समानता के इस समूह का आखिरी अनुच्छेद है 18। 18 का उच्चारण हटाना जैसा लगता है। समाज में गैर बराबरी दिखाने वाली जो पुरानी राजा महाराजाओं वाली उपाधियां थीं, उन्हें अपने नाम के आगे से हटाना। उपाधियों का अंत? जी, केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को अपवाद माना गया है। समानता के इन अनुच्छेदों का सफर बहुत तार्किक रहा। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, जहां अनुच्छेद 19 आता है। स्रोत में दी गई इसकी ट्रिक पूरी तरह से विजुअल है। इसे आकार आधारित एसोसिएशन कहते हैं। इसमें ध्वनि नहीं बल्कि संख्या के आकार पर ध्यान दिया जाता है। हाँ, अगर हम संख्या 19 को देखें तो अंक 1 किसी माइक स्टैंड की तरह दिखता है और अंक 9 किसी इंसान के सिर और शरीर की तरह प्रतीत होता है। अब एक इंसान एक माइक के सामने खड़ा होकर क्या करेगा? वो बोलेगा, अपनी बात रखेगा। यही अनुच्छेद 19 का हृदय, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। माइक कर बोलना मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जब दिमाग 19 को माइक और वक्ता के रूप में डिकोड कर लेता है तो इसे भूलना असंभव है। अब हम अंतिम अनुच्छेद की ओर बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसे 20 और फीस से जोड़ा गया है। फीस मतलब रिश्वत? जी, ये ट्रिक थोड़ी नकारात्मक लग सकती है, लेकिन व्यावहारिक वास्तविकता पर आधारित है। भ्रष्ट प्रणालियों में लोग गंभीर अपराध करने के बाद भी एक भारी फीस देकर बच निकलते हैं। में अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। हाँ, उसकी एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल ट्रिक दी गई है। बिल्कुल, अगर संख्या 21 को ध्यान से देखा जाए तो 2 का आकार एक पक्षी जैसे कि हंस या बत्तख की तरह दिखता है और एक खड़े हुए इंसान की तरह। ये बहुत ही रचनात्मक तरीका है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि एक इंसान अपने प्राण और शरीर को बचाने के लिए उस पक्षी के आगे खड़ा है तो ये चित्र दिमाग में छप जाता है। एकदम सही। वो इंसान वहां से भागने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है ताकि वो अपने प्राण बचा सके। अनुच्छेद 21 असल में यही तो सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21 क जो बच्चों की शिक्षा के अधिकार की बात करता है। इसे याद रखना और भी आसान है। वो कैसे? देखिए, जब छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ए बी या 1 2, तो 21 के साथ ए या क का जोड़ना और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का सीधा संबंध एकदम सटीक बैठता है। कमाल है। इस तरह के विजुअलाइजेशन और रोजमर्रा के उदाहरण वाकई काम आते हैं। अब अगर हम अनुच्छेद 22 की तरफ बढ़ें तो ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। इसकी भी कोई ट्रिक है? हाँ, स्रोत में इसे याद रखने का जो तरीका बताया गया है वो शब्दों की ध्वनि यानी राइमिंग पर आधारित है। 22 यानी 2-2। 2-2। इसका गिरफ्तारी से क्या संबंध हो सकता है? यही तो इस ट्रिक की खूबी है। कल्पना कीजिए कि किसी ने कोई सामान चोरी किया है। जिसकी चीज चोरी हुई है वो चोर से कहता है कि मेरा सामान वापस दो।
अगर तुम सामान वापस दे दोगे तो तुम्हारी शिकायत नहीं होगी और तुम गिरफ्तारी से बच जाओगे। अच्छा, तो सामान वापस दो की आवाज से बन गया 22 और इससे गिरफ्तारी से संरक्षण का नियम आसानी से याद हो गया। बहुत दिलचस्प है। हालांकि थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन परीक्षा के दबाव में दिमाग अक्सर ऐसी अजीब चीजों को ही याद रखता है। बिल्कुल। इसी तरह अनुच्छेद 23 और 24 की ट्रिक्स भी काफी मजेदार हैं। अनुच्छेद 23 मानव देह व्यापार और बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम कराने पर रोक लगाता है। हिंदी में 23 को 23 बोला जाता है। स्रोत के अनुसार 23 सुनने में टाइल्स जैसा लगता है। ओहो, यानी तस्कर मानवों का व्यापार सीधे तौर पर नहीं कर सकते, इसलिए वे इसे टाइल्स के व्यापार के नाम पर छुपा कर करते हैं। बिल्कुल सही पकड़े। तो टाइल्स से याद आया 23 और 23 से याद आया मानव देह व्यापार पर रोक। बहुत बढ़िया। लेकिन अनुच्छेद 24 की ट्रिक पर मुझे थोड़ा संदेह हुआ था शुरू में। ये कारखानों में बाल श्रम पर रोक लगाता है। स्रोत ने 24 को चाय बेच से जोड़ा है। क्या चाय बेच और 24 का कनेक्शन थोड़ा खिंचा हुआ नहीं लगता? देखिए, अगर इसे धीरे से बोला जाए तो शायद लगे, लेकिन इसे थोड़ी तेजी से बोलकर देखिए। चाय बेच 24, ध्वनि काफी हद तक मिल जाती है। हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में अक्सर छोटे बच्चों को ढाबों या दुकानों पर चाय बेचते हुए देखा जाता है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है और जिस पर इस अनुच्छेद के तहत रोक लगाई गई है। तो यह एक बहुत ही मजबूत विजुअल और ऑडियो मेमोरी हुक बनाता है। हाँ, अब ये बात समझ में आ रही है। जब कोई परीक्षा हॉल में बैठा हो तो बाल श्रम शब्द देखते ही दिमाग में ढाबे पर चाय देता बच्चा आ सकता है। बिल्कुल। और चाय बीच से तुरंत 24 याद आ जाएगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे बेहद गंभीर और संवेदनशील विषयों को बहुत ही रोजमर्रा के साधारण शब्दों से जोड़ दिया गया है। भारी भरकम कानूनी परिभाषाओं को रटने के बजाय ये तरीका बहुत कारगर है। एकदम। तो अब जब इंसान की व्यक्तिगत आजादी और शोषण के खिलाफ अधिकार तय हो गए तो धर्म की बात आना स्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़ते हैं धर्म और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की तरफ, जो अनुच्छेद 25 से 30 तक कवर होते हैं। हाँ, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हर किसी को अपना धर्म आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आबाद रूप से यानी बिना किसी रोक टोक के। इसकी ट्रिक के लिए 25 को जोड़ा गया है पक्षी से। बहुत लॉजिकल है, क्योंकि कोई भी पक्षी किसी धर्म को नहीं मानता। वो आसमान में उड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो पक्षी की आजादी से बन गया 25 और धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता। इसके बाद आता है अनुच्छेद 26, जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। 26 को जोड़ा गया है छवि से। छवि यानी इमेज। हाँ, जब समाज में कोई धार्मिक कार्य करता है, पूजा पाठ का आयोजन करता है, तो लोग उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। उस इंसान की छवि सुधर जाती है। तो छवि से तुरंत याद आएगा 26। और फिर है अनुच्छेद 27, जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स न देने की स्वतंत्रता की बात करता है। इसकी ट्रिक क्या है? स्रोत में 27 शब्द को सताने से जोड़ा गया है। अगर कोई अपने धर्म के विकास के लिए पैसे दान करता है तो उसे टैक्स में छूट मिलती है, यानी इनकम टैक्स वाले उसे सताने नहीं आएंगे। अरे वाह, सताने नहीं आएंगे मतलब 27। जी। 2 और 8 को हाथ से जोड़ा गया है। 2 हाथ। हाँ, चाहे धर्म कोई भी हो, प्रार्थना या उपासना करने के लिए हमेशा 2 हाथ का इस्तेमाल होता है। 2 और हाथ मिलकर बन गए 28। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमोनिक्स चीजों को सही क्रम में याद रखने के लिए बेहतरीन है। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 को याद रखने के लिए स्रोत ने सीधा महाभारत की कहानी का सहारा लिया है। महाभारत, वो कैसे? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। 29 शब्द को कुंती से जोड़ा गया है। कुंती के पुत्र यानी पांडव, लेकिन वो अल्पसंख्यक कैसे हुए? अगर हम कौरवों से तुलना करें, कौरव 100 थे जबकि पांडव सिर्फ 5, तो संख्या के हिसाब से कुंती के पुत्र अल्पसंख्यक हुए। अच्छा। और उन्होंने अल्पसंख्यक होने के नाते अपने हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। तो कुंती से याद आएगा 29 और कुंती के बेटों की कहानी से याद आएगा अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। ये एक बहुत ही शानदार नैरेटिव बिल्डअप है। और अनुच्छेद 30 जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है,
वो इसी कहानी का अगला हिस्सा बन जाता है। कैसे? कुंती के पुत्रों ने लड़ाई जीती और फिर अपना खुद का प्रशासन स्थापित किया, तो 29 के ठीक बाद 30 में प्रशासन स्थापित करने का अधिकार आ जाता है। महाभारत का ये संदर्भ न केवल सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत तार्किक क्रम भी बनाता है। दिमाग हमेशा ऐसी श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को आसानी से याद रखता है। बिल्कुल। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि ये जानकारी दिमाग में सेट हो जाए। हाँ, ये जरूरी है। 21 में पक्षी और इंसान, 22 में सामान 2-2, 23 में टाइल्स, 24 में चाय बेच, फिर 25 से धर्म शुरू हुआ, पक्षी की तरह आजाद, 26 में छवि सुधरी, 27 में टैक्स वाले सताने नहीं आए और 28 में 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना की, और 29 और 30 में कुंती के पुत्रों ने अपने अधिकार लेकर प्रशासन चलाया। बहुत बढ़िया। एक बार इस तरह से दोहरा लेने से चीजें पक्की हो जाती हैं। तो अब इस नींव के साथ हम अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें संवैधानिक उपचार और सेना से जुड़े अनुच्छेद 31 से 35 तक शामिल हैं। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 31, जो मूल रूप से संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। 31 यानी अंग्रेजी का एक्टिव, यानी जो चीज पहले एक्टिव थी उसे अब डीएक्टिव कर दिया गया है। एकदम सही। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 32, जो शायद इस पूरे हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। बिल्कुल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, ये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचारों की बात करता है। प्रवर्तित कराना यानी लागू कराना या एनफोर्स करना। स्रोत ने 32 को बैटरी से जोड़ा है। यहाँ बैटरी का मतलब पहले के समय में इस्तेमाल होने वाली टॉर्च से है। एक टॉर्च या बैटरी का मुख्य काम क्या होता है? वो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करती है। इसी तरह ये अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों को सिर्फ कागजों के अंधकार से निकालकर हकीकत में परिवर्तित या प्रवर्तित करता है। इस ट्रिक की सादगी देखिए। इतने भारी भरकम कानूनी प्रावधान को एक साधारण टॉर्च के उदाहरण से समझा दिया गया है। बैटरी और परिवर्तित से 32 और प्रवर्तित याद रखना बहुत आसान है। इसके बाद अनुच्छेद 33 और 34 हैं, जो सेना से जुड़े हैं। 33 संसद की शक्ति की बात करता है कि वह बलों के अधिकारों का उपांतरण कर सकती है। उपांतरण यानी मॉडिफिकेशन या बदलाव। हाँ, यहाँ ध्वनि से ज्यादा अक्षरों की बनावट का खेल है। अगर उपांतरण शब्द लिखा जाए तो उसकी शुरुआत ऊ से होती है, जो 3 जैसा दिखता है, और शक्ति शब्द के अंत में ती आता है, जो बोलने में 3 की ध्वनि देता है। तो 3 और 3 मिलकर बन गए 33। और अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या मिलिट्री फोर्स के अधिकारों से जुड़ा है। इसे विशुद्ध रूप से अंग्रेजी स्पेलिंग और ध्वनि के आधार पर समझाया गया है। वो कैसे? अगर हम मिलिट्री शब्द पर ध्यान दें तो MILITRE ट्री की आवाज अंग्रेजी के 3 जैसी है। हाँ, 3। और फोर्स शब्द में 4 की ध्वनि है, तो 3 और 4 मिलकर बन गए 34। ये ट्रिक ऑडियो फॉर्मेट में थोड़ी ध्यान से सुनने वाली है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो भूलती नहीं है। मिलिट्री का 3 और फोर्स का 4। बिल्कुल। और इस भाग का अंतिम अनुच्छेद है 35, जो इन संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के विधान यानी कानून बनाने की बात करता है। इसे 35 से जोड़ा गया है। 35 शब्द पति से मिलता जुलता है। इससे याद रखने के लिए निरस्त हो चुके संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 का संदर्भ लिया गया है। अच्छा, कैसे? जैसे शादी के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार कानूनी रूप से लागू हो जाता है, वैसे ही विधान बनाकर मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है। क्या बात है। तो पति से 35 और अधिकारों का लागू होना ये एक सामाजिक संदर्भ है जो दिमाग में अटक जाता है। अब हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें अक्सर DPSP कहा जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे निर्देश या नीतियां हैं जो संविधान ने सरकार को दिए हैं ताकि देश में एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बन सके। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक चलता है। बिल्कुल। हम इसे 2 भागों में बांटकर समझेंगे। पहले भाग में अनुच्छेद 36 से 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा है। हमारे स्रोत में इसे एक बहुत ही मजेदार स्थानीय कहावत से जोड़ा गया है, नाती चढ़े छाती। नाती चढ़े छाती? हाँ, नाती से हो गया नीति और छाती से हो गया 36। तो नीति की परिभाषा याद हो गई 36 में। बहुत ही लोकल और कैची ट्रिक है। और फिर
अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसकी ट्रिक क्या होगी? 37 को सती प्रथा से जोड़ा गया है। प्राचीन काल में सती होने पर शरीर 5 तत्वों में मिल जाता था, यानी तत्व लागू हो जाते थे। तो सती से 37 और तत्वों का लागू होना याद आ जाएगा। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है। 38 शब्द को आरती से जोड़ा गया है। आरती? हाँ, जब लोग भगवान की आरती करते हैं तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले की प्रार्थना करते हैं, यानी लोक कल्याण की कामना करते हैं। तो आरती से बना 38 और लोक कल्याण। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ तत्वों की बात करता है। इसका मतलब है कि सरकार को कुछ खास नीतियों को अपनाना चाहिए या उठा लेना चाहिए। 39 शब्द ध्वनि के हिसाब से उठा लेने जैसा लगता है, तो कुछ नीतियों को उठा लेना मतलब 39। अब आता है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है। ये विजुअल ट्रिक मुझे सबसे ज्यादा रचनात्मक लगी। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बताइए। अगर पंचायत शब्द को कागज पर लिखा जाए तो उसका पहला अक्षर प गणित के 4 जैसा दिखता है और प के ऊपर जो बिंदी या अनुस्वार लगा होता है वो 0 जैसा दिखता है। तो 4 और 0 मिलकर सीधा 40 बन गए। ये वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है। बिना किसी लंबी कहानी के बस शब्द की बनावट देखने भर से अनुच्छेद 40 याद हो गया। हाँ, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो इसके ठीक बाद आने वाले अनुच्छेद 41, 42 और 43 का एक बहुत ही सुंदर तार्किक क्रम दिखाई देता है। ये एक इंसान या मजदूर की पूरी कहानी है। सही कहा। ये कहानी शुरू होती है काम की तलाश से। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। 41 को एक थाली से जोड़ा गया है। हर इंसान को अपनी एक थाली भरने के लिए कोई न कोई काम चाहिए, तो काम पाने का अधिकार एक थाली यानी 41 में है। और जब इंसान को काम मिल जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि जहां उसे काम करना है वहां का माहौल कैसा है। यही अनुच्छेद 42 है जो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात करता है, यानी काम करने की जगह सुरक्षित और इंसान के लायक होनी चाहिए। 41 में काम मिला, 42 में काम की दशाएं देखी। और जब काम भी मिल गया और काम करने की दशाएं भी अच्छी हो गई तो अंत में इंसान क्या उम्मीद करेगा? अपनी मजदूरी। बिल्कुल, यही अनुच्छेद 43 है जो श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। ये 41, 42 और 43 की एक बेहतरीन श्रृंखला है। ये रटने का सारा बोझ खत्म हो जाता है। ये मनोविज्ञान का एक बुनियादी नियम है। हमारा दिमाग अलग अलग तथ्यों की तुलना में एक जुड़ी हुई कहानी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। एकदम सही। अब हम आज के चर्चा के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों का दूसरा भाग है, अनुच्छेद 44 से 50 तक। अनुच्छेद 44 हमेशा बहुत चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसकी ट्रिक तो इसके नंबर में ही साफ साफ छिपी है। बिल्कुल, 4 दिशाएं और भारत के 4 मुख्य धर्म, सभी 4 दिशाओं और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून। दोनों नंबर बिल्कुल एक समान है, 4 और 4 यानी 44। समान नंबर, समान कानून, इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। हाँ। इसके बाद अनुच्छेद 45 है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की बात करता है। इसे बहुत ही भावनात्मक तरीके से जोड़ा गया है। वो कैसे? घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार कौन दिलाता है? पिताजी। 45 शब्द बोलते समय पिताजी की ध्वनि से काफी मिलता जुलता है, तो पिताजी से याद आएगा 45। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। 46 को छाया से जोड़ा गया है। छाया? हाँ, सरकार इन दुर्बल वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सुरक्षा और सहायता की छाया में लेती है, तो छाया से बन गया 46। बहुत अच्छा लॉजिक है। और फिर अनुच्छेद 47 जो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधारने के राज्य के कर्तव्य की बात करता है। ये तो बोलते ही याद हो जाता है। कैसे? 47 और स्वास्थ्य, दोनों शब्दों को एक साथ बोलकर देखिए। 47 स्वास्थ्य, ध्वनि एकदम एक जैसी है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन पर है। अगर 48 शब्द का संधि विच्छेद करें या उसे तोड़ें तो ये हर ताली जैसा सुनाई देता है। हल्का का मतलब यहाँ हल से निकाला गया है,
जिसे कृषि में इस्तेमाल किया जाता है और जिसे पशु खींचते हैं। तो हर यानी हल और ताली से कृषि, पशुपालन और 48 याद आ जाता है। और इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 48 क, जो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। ये कैसे जुड़ा है? यह एक वैज्ञानिक और तार्किक जुड़ाव है। अगर 48 में कृषि होगी तो जाहिर है हरियाली आएगी, और जहां हरियाली होगी वहां पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे। इसलिए 48 के तुरंत बाद 48 क में पर्यावरण संरक्षण आता है। बहुत ही तार्किक क्रम है। फिर आता है अनुच्छेद 49, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। 49 शब्द को ऊंचा स्थान से जोड़ा गया है। ऊंचा स्थान? हाँ, लाल किला, ताजमहल या संसद भवन जैसी हमारी राष्ट्रीय धरोहरों के लिए हम सभी के दिल में हमेशा एक ऊंचा स्थान होता है। तो ऊंचा स्थान से याद रहेगा 49। बेहतरीन। और हमारी आज की इस विस्तृत सूची का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण यानी अलगाव की बात करता है। ये सत्ता के संतुलन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसकी ट्रिक भी इसके नाम और काम जितनी ही स्पष्ट है। जब भी दो चीजों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है या कोई काम बराबर बांटना होता है, तो अक्सर कहा जाता है कि चीजें 50-50 बांट ली गई हैं। 50-50? हाँ, आधा कार्यपालिका का, आधा न्यायपालिका का। तो 50-50 के इस न्यायपूर्ण बंटवारे से सीधा याद आ जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 की। जी, 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अब इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 51 को हमने सीधा आचमन शब्द से जोड़ दिया है। आचमन, इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल लॉजिक है वो बहुत ही सटीक है। अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो पूजा पाठ में आचमन एक बहुत ही बेसिक और शुरुआती विधि मानी जाती है, राइट? शुरुआत तो वहीं से होती है। तो जब कोई आचमन करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है मानसिक और आत्मिक शांति पाना, और साथ ही वो भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करता है। तो एग्जाम में जैसे ही अनुच्छेद 51 सामने आए, दिमाग में तुरंत आचमन वो ट्रिगर कर जाना चाहिए। बिल्कुल। और आचमन का रिजल्ट क्या मिला? शांति और सुरक्षा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये ट्रिक एक इतना मजबूत विजुअल इमेज क्रिएट करती है कि जो अमूर्त संवैधानिक भाषा है वो एक फिजिकल एक्शन में बदल जाती है। ये विजुअल वाकई बहुत स्ट्रांग है। आचमन किया और शांति मिली। अब इसी लॉजिकल सीक्वेंस में हम ठीक आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 51A पर, जिसमें मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं। मजे की बात यह है कि इसे भी उसी पूजा वाले फ्रेमवर्क से ही जोड़कर याद रखा जा सकता है। हाँ, और यहीं पर हमारी मेमोरी क्लस्टरिंग काम आती है। हमारा दिमाग अलग अलग फैक्ट्स रटने के बजाय एक पूरी कहानी को बहुत आसानी से याद रख लेता है। इस ट्रिक को ऐसे एक्सटेंड किया गया है कि अगर आपको वो मानसिक शांति और सुरक्षा चाहिए तो पूजा में हवन करना हमारा मूल कर्तव्य है। मतलब आचमन के बाद हवन? एग्जैक्टली। बिना शांति के कोई भी अनुष्ठान फलित नहीं होता, इसलिए ये हवन रूपी कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप देखिए कि अनुच्छेद 51 और 51A दोनों एक ही मेंटल पिक्चर में पूरी तरह लॉक हो गए। आचमन यानी 51 से शांति मिली और हवन करना हमारा मूल कर्तव्य बन गया, यानी 51A। ये सीक्वेंस एग्जाम के उस भारी प्रेशर में भी नहीं टूटेगा। बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये तरीका सही में कॉग्निटिव लोड को एकदम आधा कर देता है। तो शांति, सुरक्षा और ड्यूटीज कवर करने के बाद अब हम संविधान के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहां से भारत के राष्ट्रपति का चैप्टर शुरू होता है, जो अनुच्छेद 52 से 62 तक चलता है। ये ब्लॉक स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही शानदार मेमोरी एंकर से होती है। सवाल यह है कि भारत का राष्ट्रपति रहता कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में। अब अगर इस भवन शब्द के उच्चारण पे ध्यान दें तो भवन, बावन। ये फोनेटिक मेमोरी का बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। भवन और बावन की जो साउंड है वो इतनी सिमिलर है कि ये एक नेचुरल एंकर का काम करती हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स यही भूल जाते हैं कि संघ की कार्यपालिका या राष्ट्रपति का चैप्टर शुरू कहाँ से होता है। और बिना सही स्टार्टिंग पॉइंट के तो कोई ट्रिक काम ही नहीं करेगी। सही बात है, लेकिन राष्ट्रपति भवन सोचते ही तुरंत 52 याद आ जाएगा। इससे फाउंडेशन पक्की हो गई कि 52 से ही प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो फाउंडेशन फिक्स हो गई कि शुरुआत 52 से है। अब आगे के पूरे ब्लॉक को याद रखने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंटेंस या मेमोनिक डिजाइन किया गया है। वाक्य कुछ इस तरह है: राष्ट्रीय कार्य निभा रही थी, पद पात्रता आता सर संयोग रीति।
इसे मैं एक बार और बोलता हूं ताकि इसकी जो रिदम है वो सेट हो जाए। राष्ट्रीय कार्य निभा रही थी, पद पात्रता आता सर संयोग रीति। अब इस एक सेंटेंस को 52 से 62 तक डिकोड करना शुरू करते हैं। इस वाक्य का हर एक शब्द एक स्पेसिफिक आर्टिकल को खोलने की चाबी है। 52 से शुरू करते हैं। ट्रिक का पहला वर्ड है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय से सीधा और एकदम क्लियर मीनिंग निकलता है। राष्ट्र का राष्ट्रपति, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 स्थापित करता है। बिल्कुल। फिर आता है 53 और ट्रिक का अगला शब्द है कार्य। कार्य का मतलब है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लॉजिकल भी तो है ना कि पद 52 में बन गया तो तुरंत बाद 53 में उसकी शक्तियां डिफाइन होनी चाहिए। एकदम लॉजिकल फ्लो है। पद और फिर उसकी पावर। इसके बाद आता है 54 और ट्रिक का वर्ड है निभा। निभा से जो शब्द हमें कैच करना है वो है निर्वाचन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है कि आखिर प्रेसिडेंट को चुनेगा कौन कौन। हाँ, कौन कौन वोट करेगा। और इसके जस्ट बाद अनुच्छेद 55 आता है। हमारे सेंटेंस में शब्द है रही थी या रीति। रीति से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ निर्वाचन की रीति या मैनर ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है। मतलब वोटिंग का सिस्टम क्या होगा, जैसे वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल उठता है जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। इस सेंटेंस में रीति शब्द 2 जगह आ रहा है, एक बीच में 55 के लिए और एक एकदम लास्ट में 62 के लिए। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो एग्जाम में दिमाग ये कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा रीति किस आर्टिकल के लिए है? वे बहुत ही एनालिटिकल सवाल है और यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपना एक इनबिल्ट लॉजिक है वो हमारी हेल्प करता है। देखिए, अनुच्छेद 54 में जब ये डिसाइड हो गया कि इलेक्शन कौन करेगा तो उसके तुरंत बाद का सबसे नेचुरल सवाल क्या होगा? यही कि इलेक्शन कैसे होगा। बिल्कुल, मेथड क्या होगा। इसलिए निर्वाचन की रीति हमेशा निर्वाचन के ठीक बाद यानी 55 में ही आएगी। और जो वाक्य के आखिर में रीति है वो रिक्ति या पद खाली होने से रिलेटेड है, जो कि पूरा टर्म खत्म होने के बाद की ही सिचुएशन होती है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से इलेक्शन का तरीका पहले आएगा और पद खाली होने की बात एकदम लास्ट में। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। तो 54 में निर्वाचन और 55 में उसकी रीति। इसके बाद 56 की बारी है और वर्ड है पद। पद का सीधा कनेक्शन है पदावधि या टर्म से। मतलब प्रेसिडेंट अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक पद धारण करेंगे। ये 56 में आ गया। सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, 57 पर आते हैं जहां शब्द है पात्रता। पात्रता को हम पात्रता से बहुत इजीली जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब है री इलेक्शन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या नहीं, इसका जवाब हमें 57 में मिलता है। फिर आता है 58 और वर्ड है अहर्ता। इस अहर्ता को हमें जोड़ना है अहर्ता से। अहर्ता। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अहर्ता या क्वालिफिकेशंस वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। कई बार स्टूडेंट्स 58 की अहर्ता और 59 की शर्तों के बीच बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ये ट्रिक कैसे हेल्प करेगी? ये ट्रिक इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन पर सबसे ज्यादा असरदार है। आप इस छोटे से हिस्से को देखिए, आता सर। 58 के लिए आता यानी अहर्ता और 59 के लिए सर यानी शर्तें। ये जो फोनेटिक सीक्वेंस है ना, आता सर, ये दिमाग में अहर्ता और शर्तों के क्लैश को पूरी तरह खत्म कर देता है। मतलब पहले अहर्ता फिर शर्तें। एग्जैक्टली। अहर्ताएं वो होती हैं जो कैंडिडेट के पास चुनाव लड़ने से पहले होनी चाहिए, जैसे 35 साल की उम्र होना, भारत का नागरिक होना। और शर्तें वो होती हैं जो पद पर बैठने के बाद अप्लाई होती हैं, जैसे आप किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते। तो ट्रिक से ये पक्का हो गया कि 58 पहले अहर्ता डिसाइड करेगा और 59 बाद में शर्तें लगाएगा। ये बारीकी तो बहुत ही शानदार है। तो राष्ट्रीय कार्य निभा रही थी, पद पात्रता आता सर। यहां तक हम 59 तक पहुंच गए। अब एक बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल की बारी है, अनुच्छेद 60। ट्रिक में शब्द है संयोग का स, और इस स से हमें शपथ को याद रखना है। अब अगर मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचूं तो स से शपथ तक पहुंचना थोड़ा इनडायरेक्ट नहीं लगता? क्या ये लिंक प्रेशर में काम करेगा? ये बात बिल्कुल सच है कि स और शपथ का कोई डायरेक्ट वर्ड कनेक्शन नहीं है, पर आपको पता है साइकोलॉजी में इसे बाइजर इफेक्ट कहते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बाइजर इफेक्ट, वो कैसे काम करता है? जब कोई लिंक थोड़ा सा अजीब या अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो प्रैक्टिस करते टाइम हमारा दिमाग उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देता है।
एक बार जब स्टूडेंट इस संघ को शपथ के साथ डिलिबरेटली जोड़ लेता है तो एग्जाम में 60 नंबर देखते ही वो अजीब सा लिंक एक झटके में ट्रिगर हो जाता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है। और 60 में शपथ लेने के बाद आता है अनुच्छेद 61, जो मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर का सबसे फेमस आर्टिकल है। हमारे सेंटेंस का वर्ड है योग। योग से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। लेकिन ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसे इस सीक्वेंस के एकदम एंड में रखा गया है? देखिए, अनुच्छेद 61 कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। 60 में राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। अब अगर वो उस शपथ को तोड़ते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सिस्टम के पास उन्हें हटाने का एक रास्ता भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए शपथ के तुरंत बाद महाभियोग का प्रोविजन रखा गया है। ये साफ दिखाता है कि संविधान में कोई भी पद जवाबदेही से ऊपर नहीं है। ट्रिक में योग से महाभियोग का जोड़ना बहुत ही नेचुरल है और याद रखने में सुपर इजी है। शपथ का टूटना और उसका रिजल्ट महाभियोग, ये क्रोनोलॉजी एकदम लॉजिकल है। अब हम इस ब्लॉक के लास्ट आर्टिकल 62 पर आ गए हैं। ट्रिक का लास्ट वर्ड है रीति। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, यहाँ रीति का मतलब रिक्ति से है, यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट में रिक्ति को भरने के लिए जो इलेक्शन कराने का टाइम होता है। एकदम सही। अनुच्छेद 62 ये श्योर करता है कि देश का टॉप मोस्ट पद कभी भी खाली ना रहे। अगर टर्म पूरा हो रहा है तो उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, और अगर किसी वजह से अचानक रिक्ति होती है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। तो 62 एक तरह से डेडलाइन सेट करता है। हाँ, अब आप इस पूरे 52 से 62 तक के ब्लॉक को देखिए। ये एक कितना सुंदर और स्मूथ फ्लो बनाता है। 52 के भवन से पद शुरू होता है और 62 की रिक्ति तक उसकी पूरी जर्नी सिर्फ एक सेंटेंस में पिरो दी गई है। वाकई राष्ट्रीय कार्य निभा रही थी, पदपात्रता, आता, सरसंयोग, रीति, बस एक सेंटेंस पढ़ा और देश के सबसे बड़े पद का पूरा ढांचा दिमाग में मैप हो गया। अब एक नया सवाल उठता है। 62 पर प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म हो गया, पद खाली होने की सिचुएशन भी डिस्कस हो गई। अब आगे क्या होगा? संविधान बनाने वालों को कोई कंटिजेंसी प्लान तो चाहिए था, और यहीं से एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है देश के दूसरे सबसे बड़े पद की तरफ, यानी उपराष्ट्रपति। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल पॉइंट है। मेकर्स का जो विजन था वो बहुत प्रैक्टिकल था। 62 में उन्होंने इमेजिन कर लिया कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है, लेकिन जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक इतना बड़ा देश बिना हिट के तो चल नहीं सकता। इसलिए बिना एक भी आर्टिकल का गैप दिए सीधे 63 से भारत के उपराष्ट्रपति का चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया। तो ये क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देती है कि 52 से 62 प्रेसिडेंट का ब्लॉक था, तो अब 63 से डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट का ब्लॉक शुरू होगा। बिल्कुल, ये कंटिन्यूटी याद रखने के लिए बहुत क्रूशियल है। और इस ब्लॉक को याद रखने की ट्रिक तो पहले वाले से भी ज्यादा क्रिस्प और इफेक्टिव है। बस एक छोटा सा वाक्य दिमाग में रखना है, उसका निकाल, समय, शनि। सिर्फ 4 वर्ड्स और वाइस प्रेसिडेंट के पूरे 8 आर्टिकल्स 63 से 70 तक आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। चलिए इस छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल मेमोनिक को डिकोड करते हैं। इस छोटी सी ट्रिक में इंफॉर्मेशन बहुत डेंस है। 63 से स्टार्ट करते हैं। ट्रिक का पहला अक्षर है ऊ। ऊ से सीधा मतलब निकलता है उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बेसिक डिक्लेरेशन अनुच्छेद 63 करता है। इसके बाद 64 आता है और अक्षर है स। स से बनता है सभापति। ये आर्टिकल उपराष्ट्रपति के डुअल रोल को एस्टैब्लिश करता है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पर उन्हें ये दोहरी भूमिका क्यों दी गई? ये भी संविधान की एक बहुत गहरी स्ट्रक्चरल खूबी है। वाइस प्रेसिडेंट का जो असली काम है वो तो तब शुरू होता है ना जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो। हाँ, पर नॉर्मल सिचुएशन में तो वो पद भरा रहता है। हाँ, अक्सर तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे में देश के सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी के पास कोई रेगुलर काम तो होना चाहिए। इसलिए उन्हें राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी दे दी गई ताकि वो अपर हाउस को चला सके। ये स से सभापति वाला पॉइंट इसी प्रैक्टिकल सोच को दिखाता है। ये बहुत ही स्मार्ट अरेंजमेंट है। इसके बाद 65 आता है और अक्षर है का। का से कार्य। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस टाइम उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये 65 में बताया गया है। अगर हम देखें तो 63, 64 और 65 एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं, और 65 का ये जो कार्य है ये सीधा अनुच्छेद 62 की रिक्ति वाले कंटिजेंसी प्लान से कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन है। उपराष्ट्रपति का मेन रोल ही यही है। अब अगले वर्ड निकाल पर चलते हैं। ये तो बहुत ही क्लेवरली 2 आर्टिकल्स को एक साथ समेट लेता है। 66 के लिए हमारा अक्षर है नी। नी से निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा, ये 66 बताता है।
और 67 के लिए वर्ड है काल। काल का मतलब है कार्यकाल या टर्म। उपराष्ट्रपति का टर्म कितना होगा ये 67 में है। तो निकाल वर्ड में नी और काल से इलेक्शन और टर्म दोनों एक साथ पिरो दिए गए। एकदम क्रिस्प चुनाव हुआ और फिर उसका काल शुरू हो गया। इसके बाद 68 आता है और हमारा शब्द है समय। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उपराष्ट्रपति की पोस्ट अगर खाली होती है तो उसे भरने के लिए इलेक्शन कराने का समय, ये 68 में है। और लास्ट में हमारे पास बचता है शनि, जो 69 और 70 को कवर कर लेगा। 69 के लिए शनि का श लिया है, श से शपथ। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ का जो जिक्र है वो 69 में है। ये एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम बहुत काम आता है। हाँ, एलिमिनेशन मेथड में ये ट्रिगर्स मैजिक की तरह काम करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया कि उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, और ऑप्शंस हैं 67, 68, 69 और 70। आपको पूरी थियरी रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है, बस शनि का श याद आया और 69 सही आंसर के रूप में आपके सामने होगा। ये तो टाइम भी बचाएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा। और अब इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है 70, जिसके लिए शनि का निय लिया गया है, निय से निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, मतलब अगर कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ जाए जिसका पहले के आर्टिकल्स में कोई जिक्र ही नहीं है, तो उस केस में ड्यूटीज का निर्वहन कैसे होगा ये 70 में बता दिया गया है। इस तरह वाइस प्रेसिडेंट का ये ब्लॉक भी पूरी तरह से मैप हो गया। अगर हम आज की इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखें तो ये जर्नी बहुत ही सिस्टमैटिक रही है। हमने ये समझा कि आर्टिकल्स को आइसोलेशन में रटने के बजाय उन्हें एक ब्लॉक और एक स्टोरी की तरह याद करना कितना आसान है। स्रोत सामग्री के अनुसार पहला भाग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका से जुड़ा है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 71 से। अब यहाँ दी गई ट्रिक बहुत ही नाटकीय है। 71 को खतर या 7 और 1 से जोड़ा गया है, मतलब 7 फेरों में एक वचन। सही पकड़ा। ट्रिक यह है कि भारतीय विवाह व्यवस्था में शादी के 7 फेरों में एक वचन ये भी होता है कि पति अपनी पत्नी को सभी खतरों यानी 71 से सुरक्षित रखेगा। और यहाँ पति शब्द से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों को पकड़ने का सुझाव दिया गया है। बिल्कुल। तो इस ट्रिक का जो मानसिक चित्र है वो बहुत ही मजबूत है। अगर हम इसके संवैधानिक संदर्भ पर बात करें तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है। चुनाव तो वैसे भी एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है। हाँ, और जब देश के सर्वोच्च पदों के चुनाव की बात आती है तो विवादों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए 71 की संख्या को खतरा शब्द से जोड़ना और फिर उसे पति यानी राष्ट्रपति से जोड़ना चुनाव संबंधी विवादों को याद रखने का बहुत ही सटीक तरीका है। इसके बाद अनुच्छेद 72 की बारी आती है और यहाँ ध्वनियों का खेल शुरू होता है। हाँ, 72 को तोड़कर 7 और 2 बनाया गया है, जिसे पढ़ते समय 7-2 की ध्वनि निकलती है। यहाँ कल्पना करने को कहा गया है कि किसी कैदी को फांसी की सजा होने वाली है और वह देश के सबसे बड़े अधिकारी यानी राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पति की क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में सजा कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है। मतलब न्यायपालिका के सभी दरवाजे बंद होने के बाद यह अंतिम विकल्प होता है। सही कहा, मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति के लिए ये आखिरी उम्मीद है। ऐसे में 7-2 की गुहार लगाना केवल एक ट्रिक नहीं है, बल्कि यह उस दया याचिका की पूरी प्रक्रिया का एक सटीक सारांश है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 73 पर आते हैं तो ट्रिक थोड़ी अलग दिशा में जाती है। हाँ, 7 और 3 मिलकर बनता है 73 और इसे उच्चारित करते समय शक्ति शब्द से जोड़ा गया है। 73 शक्ति। क्या ये केवल एक तुकबंदी है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी है? मुझे लगता है ये मुख्य रूप से फोनेटिक एसोसिएशन का उपयोग है, लेकिन इसका अर्थ भी पूरी तरह से मेल खाता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से जुड़ा है। सरकार या कार्यपालिका का मुख्य काम कानूनों को लागू करना और देश का प्रशासन चलाना है। और इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जब हम 73 को बार बार शक्ति के रूप में उच्चारित करते हैं तो यह सीधे तौर पर कार्यपालिका शक्ति की ओर इशारा करता है। ये तार्किक लगता है। अब अनुच्छेद 74 की ओर बढ़ते हैं, जहां स्रोत सामग्री ने एक बहुत ही अनोखा रूपक गढ़ा है। 74 को चाहत शब्द से जोड़ा गया है। 74 और चाहत। हाँ, और जो मंत्री होते हैं उन्हें मन का ट्री या मन का पेड़ कहा गया है। बताया गया है कि इस मन के ट्री पर हमेशा नई नई चाहत की पत्तियां आती रहती हैं और ये पत्तियां राष्ट्रपति यानी पति तक पहुंचती हैं। क्या इतने जटिल रूपक परीक्षा के समय उलझन पैदा नहीं करेंगे?
शुरुआत में ये थोड़ा घुमावदार लग सकता है, लेकिन कहानी आधारित मेमोरी का यही रहस्य है। एक बार जब दिमाग इस चित्र को स्वीकार कर लेता है तो ये कभी नहीं भूलता। अनुच्छेद 74 ये अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ मन का ट्री वो मंत्रिपरिषद है और चाहत या पत्तियां वो सलाह हैं जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। ये रूपक भारत के संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को बहुत ही रचनात्मक तरीके से दर्शाता है, जहां सलाह असल में मंत्रिपरिषद से ही आ रही होती है। इसी मन के ट्री यानी मंत्रियों की श्रृंखला में अगला है अनुच्छेद 75। इसे पीछे हटना से जुड़ा गया है। 75 यानी पीछे हटना। यहाँ मंत्री को मैत्री या मित्रता कहा गया है। सिद्धांत ये दिया गया है कि जब आप किसी के साथ मैत्री के भाव में बंध जाते हैं तो एक सच्चा मित्र सहायता करने से कभी 75 यानी पीछे नहीं हटता। ये सामूहिकता और जिम्मेदारी की भावना को याद रखने का अच्छा तरीका है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य बंधों जैसे उनकी नियुक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यह मैत्री और एक दूसरे के लिए पीछे ना हटने का सिद्धांत इसी भावना को बहुत अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ से कार्यपालिका के एक अलग हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। अनुच्छेद 76 जो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। यहाँ की ट्रिक मुझे काफी मजेदार लगी। अटॉर्नी शब्द को थोड़ा विकृत कर दिया गया है। हाँ, अटॉर्नी को बना दिया गया है हटोनी, मतलब हटो यहाँ से। और ट्रिक कहती है कि जब कोई गुस्से में कहता है हटो यहाँ से, तो सामने वाला व्यक्ति साथ छोड़ देता है। साथ यानी साथ और छोड़ना यानी 6, दोनों मिलकर बन गए 76। यह निश्चित रूप से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर याद रखने की एक बहुत ही चतुर तकनीक है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सरकार को जब भी किसी कानूनी पछड़े का सामना करना पड़ता है तो महान्यायवादी अदालत में सरकार का पक्ष रखता है और विरोधियों की दलीलों को हटाने का काम करता है। यह पद सरकार के लिए एक कानूनी कवच की तरह है। इसलिए हटो निकी यह ध्वनि और 77 का यह मेल इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। इसके बाद अनुच्छेद 77 आता है, जिसे बहुत ही सीधे तरीके से समझाया गया है। 77 यानी साथ साथ, और इसे सतत या निरंतर शब्द से जोड़ा गया है। इसका कारण सीधा है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है। यह बताता है कि सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। अब सरकार का प्रशासन एक ऐसी मशीनरी है जो कभी रुकती नहीं है। ये हर दिन हर घंटे सतत चलती रहती है। इसलिए 77 को सतत से जोड़ना भारत सरकार की निरंतरता को दिमाग में बनाए रखने का आसान तरीका है। इस पहले भाग का अंतिम अनुच्छेद है 78 यानी 7 और 8। इसे 60 गांठ शब्द से जोड़ा गया है। राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि अक्सर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कोई ना कोई सांठगांठ होती है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। असल में अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो संघ के प्रशासन से जुड़े सभी प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। ये एक आवश्यक सूचना प्रवाह है, लेकिन आम बोलचाल में इसी सूचनाओं के आदान प्रदान को व्यंग्यात्मक रूप से सांठगांठ कह दिया जाता है। क्योंकि सांठगांठ बोलने में 7 और 8 का आभास देता है, इसलिए ये अनुच्छेद बहुत आसानी से याद हो जाता है। अब हम एक नए खंड भाग 2 में प्रवेश करते हैं, जो संसद का गठन और उसकी संरचना के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी शुरुआत अनुच्छेद 79 से होती है। और यहाँ की ट्रिक किसी पारिवारिक धारावाहिक जैसी लगती है। 79 को हिंदी में उन्नास पढ़ा गया है, जिसे नाश से जोड़ा गया है। और संसद शब्द के भीतर सास शब्द खोजा गया है। कहा गया है कि जिस तरह सास अक्सर बहू के काम का नाश कर देती है, उसी तरह संसद के लोग कई बार काम का नाश कर देते हैं। क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए नाश जैसे शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अजीब नहीं है? ये बिल्कुल अजीब है, और यही कारण है कि ये काम करता है। मेमोरी बनाने में जो चीज जितनी अधिक असंभावित होती है, वो उतनी ही तेजी से याद होती है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होते हैं। अक्सर जब संसद में गतिरोध होता है, कार्यवाही ठप हो जाती है, तो आम धारणा यही बनती है कि समय का नाश हो रहा है। ये ट्रिक उसी आम धारणा का उपयोग करके 79 की संख्या को संसद के गठन से जोड़ती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 80, जो राज्यसभा की संरचना से जुड़ा है। 80 को ऐसे ही पढ़ा गया है।
ट्रिक के अनुसार राज्यसभा में राजा शब्द छिपा है। और जब कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तो वो हर काम अपनी मर्जी से ऐसे ही करता है। इस ट्रिक के पीछे का तर्क राज्यसभा की प्रकृति में छिपा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा की तरह इसका कभी पूर्ण विघटन नहीं होता। यह अपने आप में एक राजा की तरह स्थापित है जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इसलिए राजा और ऐसे ही का यह संयोजन राज्यसभा की स्थायी स्थिति को याद रखने के लिए एक सटीक ढांचा है। और जहां राजा है वहां लोग भी होंगे। अगला है अनुच्छेद 81 जो लोकसभा की संरचना की बात करता है। 81 को उच्चारण में इच्छासी पढ़ा गया है। लोकसभा के लोक का अर्थ लोग है। ट्रिक कहती है कि लोग अपना लुक अपनी इच्छा से बदलते रहते हैं। ये लोकतंत्र की मूल भावना का एक बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक उपयोग है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है। और जिस तरह लोग अपनी इच्छा से अपने कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी तरह हर 5 साल में लोग अपनी इच्छा से सरकार बदल देते हैं। 81 का इच्छा सीधे तौर पर जनता की उस वोटिंग पावर की ओर इशारा करता है जो लोकसभा को आकार देती है। इस भाग का अंतिम अनुच्छेद है 82। ये जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से संबंधित है। 82 यानी 82 को बिसारते यानी भूलने से जोड़ा गया है। यहाँ जनगणना का ध्वनि साम्य जनगण मन से किया गया है और कहा गया है कि हम जनगण मन को कभी नहीं बिसारते। ये ध्वनियों और भावनाओं का एक बेहतरीन मिश्रण है। अनुच्छेद 82 यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में स्थानों का पुनः समायोजन किया जाए। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसे कोई भी सरकार टाल नहीं सकती या भूल नहीं सकती। जनगणना को जनगण मन के साथ जोड़ना इस जटिल परिसीमन प्रक्रिया को याद रखने योग्य बना देता है। अब यहाँ से भाग 3 की शुरुआत होती है जो संसद की अवधि और कार्यप्रणाली की गहराई में जाता है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि तय करता है। यहाँ की ट्रिक थोड़ी हिंसक है। 83 यानी 83 में एक शब्द खोजा गया है तीर, और अवधि में वध। संसद को सांस कहा गया है। ट्रिक ये है कि जब किसी को तीर लगता है तो उसका वध हो जाता है और सांस रुक जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा, चरम कल्पनाएं अक्सर सबसे प्रभावी होती हैं। अनुच्छेद 83 सदनों के जीवन काल को परिभाषित करता है। लोकसभा का एक निश्चित कार्यकाल होता है जिसके बाद उसका अंत होना तय है। जब कार्यकाल समाप्त होता है तो एक तरह से पुरानी लोकसभा का वध हो जाता है और उसकी सांसें तब तक रुकी रहती हैं जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। ये नाटकीय कल्पना परीक्षा के तनावपूर्ण माहौल में इस तथ्य को तुरंत वापस बुलाने में मदद करेगी। इसके आगे अनुच्छेद 84 है जो संसद सदस्यों की अहर्ताओं यानी योग्यताओं पर बात करता है। 84 का सीधा संबंध ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा से जोड़ा गया है। अहर्ता को हारता पढ़ा गया है। कहा गया है कि ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा पूरी करने के बाद हारता हुआ व्यक्ति भी योग्य हो जाता है। ये सांस्कृतिक संदर्भ का एक बहुत ही गहरा उपयोग है। अनुच्छेद 84 उन शर्तों को निर्धारित करता है जो संसद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं। राजनीति में आना और चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है। इसे 84 कोस की परिक्रमा से जोड़ना ये दर्शाता है कि संसद तक पहुंचना एक बड़ी अहर्ता साबित करने जैसा है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 85 जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। 85 यानी 85 को पिशाच सी पढ़ा गया है। कल्पना की गई है कि जब कोई पिशाच को सी करता है यानी देखता है तो डर के मारे उसकी सांस घट जाती है। सांस का घटना यानी संसद का विघटन या व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इस विशिष्ट ट्रिक में डर के मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय समय पर लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है। लोकसभा का विघटन होने का मतलब है सदन का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। एक सांसद के लिए सदन का विघटन किसी पिशाच को देखने जितना ही डरावना हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब दोबारा चुनाव का सामना करना पड़ेगा। यह एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक कड़ी बनाता है। अब हम आज के अंतिम खंड भाग 4 की ओर बढ़ते हैं। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण और अधिकारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने के अधिकार की बात करता है। 86 यानी 86 को ऐतिहासिक नगरी झांसी से जोड़ा गया है। ट्रिक बताती है कि जिस तरह झांसी की रानी ने अपने पति के देहांत के बाद सत्ता का अधिकार अपने हाथ में लिया और संदेश भेजा,
उसी तरह ये राष्ट्रपति का अधिकार है। यह ऐतिहासिक समानांतर बहुत ही रचनात्मक है। अनुच्छेद 86 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में संदेश भेज सकते हैं। 86 की संख्या को झांसी की रानी के अधिकार और संदेश से जोड़ने पर यह एक ऐतिहासिक कहानी का रूप ले लेता है। जब भाषण की बात आती है तो अनुच्छेद 87 उससे भी एक कदम आगे है। यह राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। 87 यानी 87 को श्रुता सा शब्द से जोड़ा गया है। तर्क ये है कि जब देश का प्रथम नागरिक कोई विशेष भाषण देगा तो स्वाभाविक रूप से हर कोई उसे एक शांत श्रोता सा बनकर सुनेगा। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 87 विशेष क्यों है। इसके तहत हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों का पूरा खाका होता है। इसलिए ये वास्तव में एक ऐसा अवसर होता है जहां संसद के सभी सदस्य एक श्रोता सा बनकर सरकार के विजन को सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 88 की ओर। 88 यानी 88, जिसे हाथों हाथ पढ़ा गया है। यह सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों की बात करता है। ट्रिक कहती है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है और उसे हाथों हाथ न्याय मिलता है तो उसके मन में अधिकार की भावना आ जाती है। मन यानी मंत्री और न्याय यानी महान्यायवादी, ये एक बहुत ही व्यावहारिक विश्लेषण है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी को ये विशेषाधिकार देता है कि वे सदन की कार्यवाही में बोल सकते हैं। हाथों हाथ शब्द उन अधिकारियों की त्वरित पहुंच को दर्शाता है। अब अंत में संसद के प्रमुख अधिकारियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। 89 यानी नवासी को निवासी कहा गया है और फिर उसे एनओसी से जोड़ा गया है। कहा गया है कि राजा यानी राज्यसभा को अपनी सभा सुचारू रूप से करने के लिए एनओसी मिल जाता है। यह आधुनिक कार्यप्रणाली का एक सटीक उदाहरण है। राज्यसभा का काम बिना किसी बाधा के तभी चल सकता है जब उसका पीठासीन अधिकारी वहां मौजूद हो। सभापति और उपसभापति वही अधिकारी हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि कार्यवाही में कोई ऑब्जेक्शन ना आए। 89 को एनओसी से जोड़कर याद करना बहुत ही नए जमाने का और प्रभावी तरीका है। इन्हें एक सीधा तार्किक क्रम दिया है, एक सीधी पंक्ति दी गई है, राजा ने सभा से हटाया। 89 में एनओसी मिला यानी नियुक्ति हुई और तुरंत बाद 90 में हटाने की प्रक्रिया आ गई। यह मानव मस्तिष्क की सीक्वेंसिंग क्षमता का लाभ उठाता है। जब हम किसी अधिकारी की नियुक्ति की बात करते हैं तो अगला तार्किक कदम उस पद के खाली होने की प्रक्रिया को ही स्पष्ट करना होता है। 89 और 90 का यह क्रम इसी तार्किक श्रृंखला पर निर्भर करता है जिससे दोनों अनुच्छेद एक साथ याद हो जाते हैं। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए सीधे संसद के पदाधिकारियों की बात करते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा के पदाधिकारी। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 91 से 96 तक। ये हिस्सा अक्सर विद्यार्थियों को बहुत उलझाऊ लगता है क्योंकि इसमें सभापति और उपसभापति को हटाए जाने की प्रक्रियाओं का जिक्र है और परीक्षा कक्ष में अक्सर क्रम को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। पर इस भ्रम को दूर करना बहुत आसान है। एक बहुत ही अचूक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? सूत्र है हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। ये तो बहुत स्वाभाविक सा वाक्य है ना? इस एक छोटे से वाक्य में राज्यसभा के आगे के अनुच्छेदों का पूरा सार छिपा है। तो अगर इसे राज्यसभा पर लागू करें तो अनुच्छेद 91 के लिए सूत्र का शब्द है कर्तव्य पालन। बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना। यानी जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उन कर्तव्यों का पालन करेगा। एकदम सटीक। और इसी क्रम में अनुच्छेद 92 के लिए हमारा अगला शब्द है विचार। विचार से मतलब विचाराधीन होना है ना? हाँ, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। तो परीक्षा में जैसे ही अनुच्छेद 92 सामने आए तो सूत्र का शब्द विचार तुरंत विचाराधीन की याद दिला देगा। ये तो राज्यसभा की बात हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोमांचक बात है वो ये कि यही समान पैटर्न बिल्कुल उसी क्रम में लोकसभा पर भी लागू होता है। बस इसमें एक छोटा सा बदलाव करना है। चूंकि लोकसभा लोगों की सभा है, हाउस ऑफ द पीपल जी, तो नया सूत्र बन जाता है लोगों ने हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। बहुत बढ़िया। जैसे ही हम अनुच्छेद 93 पर आते हैं सूत्र शुरू होता है लोगों ने। और लोग यानी लोकसभा। और लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन है?
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अनुच्छेद 93 सीधे तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। और अनुच्छेद 94 के लिए अगला शब्द है हटाया, जिसका अर्थ है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या उन्हें पद से हटाया जाना। और फिर अनुच्छेद 95 आता है, जिसके लिए शब्द है कर्तव्य पालन, यानी अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति। और इस क्रम का आखिरी अनुच्छेद 96 है, जिसके लिए अंतिम शब्द वही है, विचार। फिर से विचाराधीन होना। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उनका पीठासीन ना होना। ये देखना सच में अद्भुत है कि केवल एक वाक्य ने 91 से 96 तक की उलझन को सुलझा दिया। परीक्षा में समय बचाने के लिए ये वास्तव में अचूक है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 97 से 106 की ओर। संसद की कार्यप्रणाली और सदस्यों के अधिकारों का ब्लॉक। यहाँ शब्दों की ध्वनि और संख्याओं का खेल बहुत काम आता है। जैसे शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 97 से। ये अध्यक्ष और सभापति आदि के वेतन व भत्ते से जुड़ा है। इसे याद रखने के लिए हम ध्वनि विज्ञान का सहारा लेंगे। 97 यानी 97 की ध्वनि कैसी लगती है? काफी हद तक संतान जैसी। बिल्कुल। इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है कि कोई भी अधिकारी अपना वेतन और भत्ता मुख्य रूप से किस पर खर्च करता है? अपनी संतान पर। तो संतान से 97 याद आएगा। और संतान के लिए क्या चाहिए? वेतन और भत्ता। ये बहुत ही जीवंत मानसिक चित्र है। अब अनुच्छेद 98 देखते हैं। ये संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसे हम क्रिकेट के एक बहुत मशहूर आंकड़े से जोड़ सकते हैं। 98 संख्या सुनते ही मुझे तो सचिन तेंदुलकर याद आते हैं। बिल्कुल। सचिन अक्सर 98 रन पर आउट होने के लिए चर्चा में रहते थे। तो 98 पर आउट हुआ सचिन, और सचिन शब्द से ही बनता है सचिव, यानी सचिवालय। तो 98 मतलब सचिन, और सचिन से संसद का सचिवालय। और इसी कहानी को हम अनुच्छेद 99 के लिए भी आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। चूंकि सचिन 98 रन पर आउट हो गए थे, तो अगली बार उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि वे अब 99 के स्कोर पर बिल्कुल आउट नहीं होंगे। 98 पर आउट होने के बाद 99 पर आउट न होने की प्रतिज्ञा या शपथ। तो अनुच्छेद 99 सीधे तौर पर सदस्यों की शपथ से जुड़ जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 100 पर। यह सदनों में मतदान और गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में है। गणपूर्ति शब्द विद्यार्थियों को कई बार डरा देता है। पर आसान भाषा में यह सदन की बैठक शुरू करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। और इसे याद रखना बहुत सीधा है। 100 एक पूर्ण संख्या है। हम कहते हैं ना 100%। 100% वोटिंग। जब चुनावों की बात होती है तो हमेशा 100% मतदान की अपील की जाती है। तो जैसे ही 100 संख्या दिखाई दे, उसे 100% से जोड़ना चाहिए। और 100% क्या होना चाहिए? मतदान। अब बात करते हैं अनुच्छेद 101 की। यह स्थानों के रिक्त होने से जुड़ा है। इसे विजुअलाइज करना बहुत आसान है। 101 की बनावट देखिए। पहले 1 आदमी है, फिर बीच में 0 है। 0 जिसका मतलब है खाली या रिक्त स्थान, और फिर से 1 आदमी है। तो 2 लोगों के बीच का स्थान रिक्त है, यानी 101 का सीधा संबंध स्थानों का रिक्त होना से है। परीक्षा में 101 देखते ही वो बीच का 0 दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 102, जो सदस्यता के लिए निरर्हताओं के बारे में है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जब किसी एक पद के लिए एक से बढ़कर 2 सदस्य दावेदार हो जाएं, यानी 102, तो उनके बीच लड़ाई होना स्वाभाविक है। और जब 2 लोगों में लड़ाई होगी तो कोई एक हारेगा। हारेगा शब्द से ही निरर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन की ध्वनि निकलती है। तो 102 यानी 1 से 2 हुए, लड़े और 1 की निरर्हता हो गई। और इसके तुरंत बाद आता है अनुच्छेद 103, जो निरर्हताओं के प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में है। जब ये सवाल उठता है कि क्या कोई सदस्य अयोग्य हो गया है, तो इसका फैसला कौन करेगा? ये 102 की कहानी का ही अगला हिस्सा है। जब 2 में से 1 हार गया, तो कोई तीसरा आदमी आकर उस हार पर प्रश्न उठाएगा और फैसला करेगा। बिल्कुल, तीसरा आदमी यानी 103। बहुत बढ़िया। अब अनुच्छेद 104 की बात करते हैं। यह उस स्थिति के बारे में है जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेने से पहले ही सदन में बैठ जाता है, यानी प्रतिज्ञा से पहले बैठने व मत देने की अवांछित शक्ति। इसके लिए वापस क्रिकेट वाली कहानी पर चलते हैं। सचिन ने 99 पर आउट न होने की प्रतिज्ञा ली थी। तो अगर वे 98 रन पर खेल रहे हैं और सीधे एक 6 मार दें, तो स्कोर क्या होगा? 104। 98 पर 6 मारने से जो 104 का स्कोर बनता है, वो एक अतिरिक्त शक्ति को दर्शाता है। तो बिना शपथ के सदन में बैठना भी एक अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन है। अब अनुच्छेद 105, जो सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से जुड़ा है।
इसे याद रखने के लिए हम 105 संख्या को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 10 और 5। अगर 10 को थोड़ा घुमा कर पढ़ा जाए तो ये स्वाद या सदस्य जैसी ध्वनि देता है, और 5 का सीधा संबंध पंच यानी पावर या शक्ति से है। तो सदस्य यानी 10 और उनकी शक्ति यानी 5 मिलकर बनाते हैं अनुच्छेद 105, और इस अनुभाग का अंतिम है अनुच्छेद 106, जो सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। 106 को हम एक स्वच्छ की तरह उच्चारित कर सकते हैं। सभी सदस्य मिलकर अपने वतन, जिसे हम यहाँ वेतन से जोड़ेंगे, उसे एक स्वच्छ बनाना चाहते हैं। तो एक स्वच्छ से 106 और वतन से सदस्यों का वेतन याद आ जाएगा। यह बहुत ही प्रभावी तकनीक है। अब हम विधायी प्रक्रियाओं और धन से जुड़े नियमों की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 107 से 118 तक का हिस्सा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका भार बहुत अधिक होता है। शुरुआत अनुच्छेद 107 से करते हैं, जो विधेयकों के पुनःस्थापन के संबंध में है। इसे याद रखने के लिए 107 को इस तरह देखें। 1 सेव का 7 यानी 7। और जब कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट की टेबल पर, जिसे हम स्थापना कहेंगे, सेव खाता है, तो उसके पास क्या आता है? एक बिल आता है। और बिल को ही हिंदी में विधेयक कहते हैं। तो टेबल पर स्थापना और बिल का आना यानी विधेयकों का पुनःस्थापन। इसके बाद अनुच्छेद 108 आता है, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में है। और संयुक्त बैठक कोई रोजमर्रा की बात तो है नहीं, यह गतिरोध के समय बुलाई जाती है। और इसी इमरजेंसी की स्थिति से हमारी ट्रिक निकलती है। 108 भारत में क्या है? एक बहुत ही परिचित टोल फ्री इमरजेंसी नंबर है एम्बुलेंस के लिए। तो इमरजेंसी नंबर 108 सीधे तौर पर इस इमरजेंसी बैठक यानी संयुक्त बैठक से जुड़ जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। 109 को विजुअलाइज करने के लिए एक छवि बनाते हैं। एक लड्डू नहीं मिलेगा। आहा, लड्डू मतलब 0 और नहीं मतलब 9। हाँ, यदि किसी के पास धन नहीं है तो उसे एक लड्डू भी नहीं मिलेगा। तो धन के बिना एक लड्डू नहीं, यानी 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। अब आते हैं अनुच्छेद 110 पर, जो धन विधेयक की परिभाषा देता है। परीक्षार्थी अक्सर धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच उलझ जाते हैं, पर 110 को बहुत ही मार्मिक तरीके से याद रखा जा सकता है। 110 में 1, 1 और 0 यानी सिक्का है। एक एक सिक्के की असली कीमत या परिभाषा सिर्फ एक गरीब व्यक्ति ही समझ सकता है। तो एक एक सिक्के की परिभाषा यानी धन विधेयक की परिभाषा। इसके बाद अनुच्छेद 111 है, जो विधेयकों पर अनुमति से जुड़ा है। अंग्रेजी के शब्द बिल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 3 सीधी रेखाएं हैं, ILL, जो 111 जैसी दिखती है, और अनुमति देने को अंग्रेजी में अलाउ कहते हैं। अलाउ में A यानी 1 और 2 L मिलकर फिर से 111 बनाते हैं। तो बिल को अलाउ करना यानी 111। अब अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है। ये तो शायद सबसे आसान है। बजट पूरे एक वर्ष के लिए होता है, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 1 और 12 मिलकर सीधे 112 बनाते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 113, जो प्राक्कलनों यानी एस्टिमेट्स के बारे में है। 113 में संख्याएं हैं 1 और 13। 13 शब्द तैरना जैसी ध्वनि देता है। कोई भी एक व्यक्ति जब पानी में तैरने जाता है तो छलांग लगाने से पहले पानी का अनुमान लगाता है। तो 1 और 13 यानी तैरना से प्राक्कलन या अनुमान याद आ जाएगा। इसी का अगला कदम है अनुच्छेद 114, विनियोग विधेयक। सरकार संचित निधि से पैसा तब तक नहीं निकाल सकती जब तक ये पारित ना हो। 114 में 1 और 14 है। 14 को अंग्रेजी में फोर्ट या किला कहें तो ध्वनि मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी एक किले में विनियोग यानी इन्वेस्ट करता है। तो एक किले में विनियोग यानी 114 विनियोग विधेयक। अब अनुच्छेद 115, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। 115 में 15 है, जिसे हम पानी से जोड़ेंगे। अगर कोई बहुत प्यासा है तो पानी का एक दान सबसे बड़ा अतिरिक्त अनुदान माना जाता है। तो पानी का एक दान यानी 115। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 116, लेखानुदान। 116 में 1 और 16 है। 16 से इच्छा की ध्वनि आती है। दान देना एक इच्छा होती है और सच्चे मन से दिए दान का कोई लेखा नहीं रखता। तो एक इच्छा से दान जिसका कोई लेखा नहीं, यानी 116 लेखानुदान। अब धन अनुभाग का अंतिम हिस्सा 117 और 118। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में है।
117 को हम बांटेंगे 11 यानी यार और 7 यानी साथ। आजकल ज्यादातर यार उसी के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके पास पर्याप्त वित्त हो। तो यार और साथ रहेंगे वित्त के कारण, अनुच्छेद 117। और अनुच्छेद 118 जो प्रक्रिया के नियम से जुड़ा है। इसी रूपक को आगे बढ़ाते हैं। 118 में 11 यार और 8 हाथ है। जब कोई अपनी यार से मिलता है तो हाथ मिलाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो यार से हाथ मिलाने की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 118। ये तो बहुत ही शानदार तरीका था। अब एक बहुत दिलचस्प अनुभाग पर आते हैं, अनुच्छेद 119 से 123। यहाँ हम पारिवारिक रिश्तों, विशेषकर सास और बहू के मजेदार उदाहरणों का उपयोग करेंगे। शुरू करते हैं अनुच्छेद 119 से, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया। 119 को 1 और 19 में तोड़ेंगे। 19 को 9 यानी हिसाब और सास से जोड़ेंगे। एक सख्त सास घर के एक एक पैसे का 9 यानी हिसाब लेती है। पैसों का हिसाब लेना ही तो वित्तीय कार्य है। और अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 120 में 1 और 20 यानी विष है। जब सास और बहू में बहस होती है तो अक्सर दोनों एक जैसी विष भरी भाषा का प्रयोग करती हैं। तो एक जैसी 20 यानी विष भरी भाषा, अनुच्छेद 120। अब अनुच्छेद 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 121 की बनावट देखिए, 1 और 1 के ठीक बीच में 2 है। मतलब 1 और 1 के बीच में 2 बहुएं हैं। अब जहां 2 बहुएं होंगी वहां किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा या बहस होना तय है। और घर के बड़ों को उस चर्चा पर रोक लगानी पड़ती है। तो ये हुआ चर्चा पर निर्बंधन। इसी का दूसरा पहलू अनुच्छेद 122 में है, न्यायालयों द्वारा संसद की जांच न किया जाना। 122 यानी एक साथ 2-2 बहुएं। जब घर में एक साथ 2-2 बहुएं सारा काम संभाल लें तो सास फिर कोई कार्य जांच नहीं करती। तो सास का जांच न करना अनुच्छेद 122 को दर्शाता है। और अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसे 1, 2, 3 के अनुक्रम से याद रखेंगे। मान लीजिए एक बहू और 2 सास लड़ रही हैं। विवाद चरम पर है, तभी तीसरा व्यक्ति यानी बहू का पति आ जाता है। तीसरे व्यक्ति के आते ही एकदम शांति या विश्रांति काल छा जाता है। और पति के आने से जो प्रभाव पड़ा उसे राष्ट्रपति की शक्ति से जोड़ेंगे। तो 1 और 2 के झगड़े में 3 सिरे के आने से शांति यानी 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब आज के विश्लेषण के अंतिम खंड पर आते हैं, उच्चतम न्यायालय और वो मास्टर रूल। बात होगी अनुच्छेद 124 से 129 तक की। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो ऐतिहासिक रूप से 24 हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखता था। तो एक सुप्रीम कोर्ट 24 हाई कोर्ट पर नजर रखता है, यानी 1 और 24 मिलके 124 बनाते हैं। और अब उस गोल्डन रूल की बात करते हैं जो परीक्षाओं में समय बचाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार 124 से लेकर 147 तक का पूरा ब्लॉक केवल उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। इसका मतलब है कि यदि परीक्षा में 125, 126 या 129 तक कोई भी प्रश्न आता है तो विद्यार्थियों को अलग से कोई ट्रिक रटने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखना है कि 124 से 147 तक की सीमा सुप्रीम कोर्ट की है। ऑप्शन देखते ही सीधा उच्चतम न्यायालय से जुड़े विकल्प को चुनना है। यही स्मार्ट वर्क है जो सफलता दिलाता है। आज ये स्पष्ट हो गया कि कैसे कठिन अनुच्छेदों को विजुअलाइजेशन से याद किया जा सकता है। अब इस न्यायपालिका के ब्लॉक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी, न्यायपालिका का काम तो हो गया न्याय देना और चीजों की समीक्षा करना, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार जो इतना पैसा खर्च करती है उस पर नजर कौन रखता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इसके बाद आने वाला अनुच्छेद 148 बहुत बार कंफ्यूजन पैदा करता है। ये एक बहुत ही सटीक ट्रांजिशन है। अनुच्छेद 148 भारत के महालेखापाल, जिसे आम बोलचाल में हम कैग कहते हैं, उससे जुड़ा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद है। देश का एक एक पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या वो सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, इसका पूरा ऑडिट करने की जिम्मेदारी इसी संस्था की होती है। और स्रोत सामग्री में इस पद को याद रखने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही, मैं कहूंगी, रचनात्मक है। इसमें महालेखापाल की तुलना ब्रह्मा जी से की गई है। ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी।
पहली बार सुनने में ये तुलना थोड़ी अजीब लग सकती है। मतलब एक संवैधानिक पद को पौराणिक कथाओं के पात्र से जोड़ना, इसका असल लॉजिक क्या है और ये एग्जाम में कैसे मदद करेगा? अगर हम इसे विजुअलाइजेशन और मेमोरी साइंस के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही गहराई से काम करता है। महालेखापाल का काम क्या है? पूरे देश के खर्चों का हिसाब किताब रखना। एग्जैक्टली। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी का काम क्या है? इस पूरी सृष्टि का, सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रखना। अरे हाँ, दोनों ही चीफ ऑडिटर हैं, बस उनका कार्यक्षेत्र अलग है। बिल्कुल सही पकड़े। अब इस तस्वीर को दिमाग में लाते हैं और इसे संख्याओं में बदलते हैं। इस पूरी धरती का एकमात्र लेखा जोखा रखने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, क्योंकि वो एकमात्र है तो हमें हमारी पहली संख्या मिलती है 1। ठीक है, 1 मिल गया। अब आगे क्या? अब ब्रह्मा जी की तस्वीर की कल्पना करें। उनके कितने हाथ माने गए हैं? 4 हाथ। तो यहां से हमें हमारी दूसरी संख्या मिलती है 4। और अंत में हाथ शब्द पर ध्यान दें। हाथ। हाथ शब्द की ध्वनि किस अंक से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है? हाथ यानी 8। ओहो, हाथ और 8, ये तो बहुत ही बढ़िया राइम है ना? तो 1 जो कि एकमात्र है, प्लस 4 जो उनके हाथ है, प्लस 8 जो हाथ की ध्वनि है, ये पूरा विजुअल मिलकर बनाता है 148। ये ट्रिक सच में बहुत दिलचस्प है, बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक संशय पैदा होता है। परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में जब घड़ी की टिक टिक लगातार चल रही होती है, क्या ये संभावना नहीं है कि कोई 148 और 184 में कंफ्यूज हो जाए? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। मतलब 1, 4 और 8 तो याद रहें, लेकिन उनका क्रम बदल जाए। इसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाए? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पे विजुअल डिकोडिंग की बारीकी काम आती है। जब भी हम कोई तस्वीर दिमाग में बनाते हैं तो वो एक क्रम में बनती है। सबसे पहले आप क्या देखते हैं? एक सत्ता, एक भगवान। तो सबसे पहले 1 आता है। उसके बाद आप उनके स्वरूप को देखते हैं। जहां उनके 4 हाथ दिखाई देते हैं तो 4 आता है। और फिर उन हाथों पर फोकस जाता है। बिल्कुल। और अंत में जब आप उन हाथों के बारे में सोचते हैं तो हाथ शब्द से 8 की ध्वनि निकलती है, तो 8 आता है। मतलब ये एक कहानी की तरह है जो 1 से शुरू होके 4 से होते हुए 8 पर खत्म होती है। एकदम सही। इसलिए 184 होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब समझ में आ रहा है कि क्यों स्मृति विज्ञान यानी मेमोरी साइंस में विजुअलाइजेशन को इतना महत्व दिया जाता है। विजुअलाइजेशन सबसे मजबूत टूल है। बिल्कुल। जब कोई सूखी संख्या जैसे 148 एक 4 हाथों वाले एकमात्र ऑडिटर की तस्वीर में बदल जाती है तो उसे भूलना लगभग असंभव हो जाता है। एकदम सही। हमारा दिमाग सूखी संख्याओं को स्टोर करने के लिए नहीं बना है, ये कहानियों और चित्रों को स्टोर करने के लिए बना है। तभी तो बचपन की कहानियां आज भी याद हैं। हाँ, जब कोई परीक्षा दे रहा होता है और अचानक महालेखापाल शब्द सामने आता है तो उसे संख्या याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। दिमाग अपने आप ब्रह्मा जी की तस्वीर ले आता है और वहां से 148 डिकोड हो जाता है। चलिए, ब्रह्मा जी की विजुअल इमेज से अनुच्छेद 148 में महालेखापाल की नियुक्ति तो हो गई, ये पद स्थापित हो गया, पद तो बन गया। लेकिन सिर्फ नियुक्ति से काम नहीं चलता। उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, ये भी तो जानना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो इसके बाद आने वाला अनुच्छेद 149 के लिए स्रोत में क्या रणनीति बताई गई है? अनुच्छेद 149 के लिए स्रोत सामग्री एक अलग ही तरह की मेमोरी तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसे ध्वन्यात्मक जुड़ाव या फोनेटिक एसोसिएशन कहते हैं। फोनेटिक एसोसिएशन यानी साउंड बेस्ड। हाँ, ये पूरी तरह शब्दों की आवाज पर आधारित है। हमने अभी देखा कि महालेखापाल यानी ब्रह्मा जी 1 हैं। अब अगर कोई पूरे देश का एकमात्र ऑडिटर है तो व्यवस्था में उसका स्थान कैसा होगा? जाहिर है उसका स्थान सबसे ऊंचा होगा। बस यही कैच है। स्थान सबसे ऊंचा होगा। अगर मैं इस ऊंचा शब्द को डिकोड करने की कोशिश करूं, ऊंचा शब्द की आवाज ऊंचा और 49 यानी 49, क्या ये 49 की तरफ इशारा कर रहा है? आपने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा है। ब्रह्मा जी 1 है और उनका स्थान सबसे ऊंचा है। ऊंचा यानी 49। वाओ। जब किसी का स्थान इतना ऊंचा होता है तो उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य भी उतने ही बड़े और ऊंचे होंगे। तो 1 और 39 मिलकर बनाते हैं 149। बिल्कुल। अतः अनुच्छेद 149 में महालेखापाल के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही शानदार है।
मतलब 148 में नियुक्ति हुई ब्रह्मा जी की विजुअल इमेज से और 149 में उनकी शक्तियों की बात हुई ऊंचा और 49 की ध्वनि से। ध्वन्यात्मक जुड़ाव याददाश्त के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और एग्जाम में ये बहुत तेजी से काम करता है। जब कोई परीक्षा में प्रश्न पड़ता है कि कैग के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो दिमाग का न्यूरल नेटवर्क तुरंत काम करता है। कर्तव्य, फिर सबसे ऊंचे कर्तव्य और फिर ऊंचा से 49। एग्जैक्टली, यानी 149। ये सफर सेकंडों के कुछ हिस्से में तय हो जाता है। इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि संविधान को याद करना कोई डरावना सपना नहीं है, बस उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, नजरिए का ही तो खेल है। अब हम आज के लक्ष्य के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 150। ये अनुच्छेद संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप यानी फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स के बारे में है। अनुच्छेद 150 को याद रखने के लिए स्रोत में जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही व्यावहारिक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सीधे तौर पर हमारे संविधान के मूल ढांचे से जुड़ी हुई है। मूल ढांचे से? हाँ, इसे 50-50 फॉर्मूला नाम दिया गया है। 50-50 फॉर्मूला। अगर हम भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत तार्किक लगता है। बिल्कुल तार्किक है। जब भी देश में कोई एक वित्तीय काम पूरा होता है या वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, तो पूरे देश का लेखा जोखा मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटना होता है। हाँ, एक संघ के लिए और दूसरा राज्यों के लिए। ऐसे में काम का बंटवारा आधा आधा यानी 50-50 का अनुपात सबसे तार्किक बैठता है। तो एक पूरा काम और उसका 50-50 बंटवारा, ये मिलकर 150 बन जाता है। क्या यही लॉजिक है? नहीं, आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से डिकोड किया है। एक यानी एक पूरा लेखा और उसका बंटवारा यानी 50 यानी 50%,